जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली गुज़श्ता 6 माह के अंदर 6-7 माह का अरसा शायद इसको हो गया है, एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, एक साइफ़र आया और पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने, वो चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने लोकल पाकिस्तान के अंदर जो 12 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको इकट्ठा किया। वो इवन एक दूसरे की मुखालफ थी, एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। उनका इवन एजेंडा भी मुख्तलिफ है, उनका मजाज मुख्तलिफ है, उनके मफादात मुख्तलिफ हैं, लेकिन अनजानी क़ुव्वतों ने, नामालूम ताकतों ने उनको इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। लाने के बाद घर से बुला के उनको इक़्तिदार सौंप दिया गया और उनमें से कई सारे लोग ये कहते हैं हमें तो बैठे बिठाए बुला के इक़्तिदार दिया गया है। तो इस रजीम चेंज ऑपरेशन ने कई सारे सवालात उठा दिए हैं कि वो कौन है जो पाकिस्तान के अंदर असल हुक्मरान है, वो कौन है जो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सा अदारा है जो इनको कंट्रोल करता है। तो जब ये सवाल उठे हैं तो फिर हमें आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। हमारे लिए तो ब्रिटिश अम्पायर ही ठीक थी, हम उसके भी ग़ुलाम थे। आज़ादी के बाद भी अगर हम ग़ुलाम ही हैं, हमारी हुकूमत का फ़ैसला अगर किसी ने करना है, हमें साइफ़र आने हैं, हमें डिक्टेशन दी जानी है, हमने रूस से रिलेशनशिप नहीं करने, हमने उनका पेट्रोलियम और उनकी गंदम नहीं मंगवानी, हमने अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए काम नहीं करना, तो फिर ग़ुलामी और किसको कहते हैं? इसी को ग़ुलामी कहते हैं, इसी को हम हाकमियत कहते हैं। तो इसका मतलब है हम दुनिया के खुदाओं को मानते हैं, हम जाली और नकली खुदाओं की ग़ुलामी करते हैं। हमें 14 अगस्त मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें 14 अगस्त मनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हैं। लेकिन ये आज़ादी कौन मजरूह करता है? हमें कौन ग़ुलाम बना के रखना चाह रहा है? किसके मफादात इसके साथ मंसूब हैं, इसके साथ एसोसिएट हैं? हम देखते हैं कि कॉरपोरेट बिजनेसेस में भी पूरी दुनिया में लोगों को माशी सतह पे एक ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। ग़ुलाम बनाना तो शायद थोड़ा सा रूड वर्ड है, स्कील लफ्ज़ है। अगर मैं चाहूँ कि लोगों को, माशरों को या कौमों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसका बिल्कुल देखते हैं, इसका नज़ारा भी करते हैं कि कई सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, नॉर्थ अमेरिका हो, वो चाहे यूरोप हो, वहाँ पे आईटी की कई सारी कंपनी हैं, वहाँ पे बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं और कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इवन अपने एम्प्लॉय को सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव होना भी नहीं देना चाहते। तो उनको इस कदर अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि गूगल है, इसी तरह का और कई सारे ऐप्स हैं, जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये भी लोगों की इंफॉर्मेशन अपने पास महफूज रखते हैं और इसको डाटे की शक्ल में मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन को सेल भी करते हैं, इसको मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ भी करते हैं। तो इस तरह से लोगों को इज्तिमाई सतह पे एक मखसूस मजाज या एक मखसूस दायरे में रखने की कोशिश की जाती है और ये भी मैं समझता हूँ कि हाकमियत या किसी कौम या कबीले या इलाके या मुल्क या कौम को ग़ुलाम रखने की एक सोच है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी डिक्टेटरशिप मौजूद है, ये चाहे नज़र आए या ना आए, लेकिन बहरहाल डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के माशरे में शायद इसकी काफ़ी गुंजाइश भी मौजूद है, ये डिक्टेटरशिप हो। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी कोई जमहूरी रुझान नहीं है। अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो इसी मुस्लिम लीग नून में कई सारे ऐसे कायदीन थे, रहनुमा थे, बड़े कद्दावर शख्सियात थीं, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब की ज़िद की वजह से यहाँ से चली गई। मैं जवेद हाशमी साहब का नाम लूँगा, मैं मियाँ अफजल साहब का नाम लूँगा जो लाहौर शहर के मेयर भी रहे। इजाज़ुल हक साहब बड़ा नाम है, शेख रशीद एक बड़े सियासतदान हैं। मैं परवेज़ इलाही और चौधरी निसार साहब की बात करूंगा। इनमें कई सारे ऐसे लोग हैं, वो तो अरसा दराज से पार्टी से जुड़े हुए हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी से दिल बर्दाश्ता होकर चले गए। वो क्यों चले गए? वो नवाज शरीफ साहब की या शरीफ ख़ानदान की डिक्टेटरशिप की वजह से यहाँ से चले गए। और इसमें इस पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो इस पार्टी का चेयरमैन बन सके।
कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की सरबराही या इसका चेयरमैन या इसका प्रेसिडेंट अगर बनना है किसी ने, तो वो शरीफ ख़ानदान का ही होना है। यूँ ही इस पार्टी का मयार है, तो ये भी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप की मौजूदगी की एक निशानदेही करती हुई चीज़ है। मैं अगर पीपल पार्टी की बात करूँ, पीपल पार्टी में भी बड़े बड़े नाम हैं, वो चाहे एतजाज़ असद साहब हो, चाहे कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हों, चाहे परवेज़ रशीद साहब हों, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों। तो लेकिन इस पार्टी का जो सरबराह है वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी हो सकते हैं, वो बिलावल भुट्टो ही हो सकता है, मगर उसके लिए ज़रदारी ख़ानदान या भुट्टो ख़ानदान को होना ज़रूरी है। तो ये भी एक डिक्टेटरशिप की बुरी मिसाल है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जब डिक्टेटरशिप का एक पहलू मौजूद है, तो माशरे, कौम और मुल्क के अंदर किस तरह से जमहूरी मिजाज आ सकता है। तो कई सारी ऐसी मजहबी जमातें भी हैं। मैं मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के बेटे अनस नूरानी साहब की बात करूँगा। मैं तहरीक लब्बैक की बात करूँगा कि मौलाना ख़ादम रिजवी साहब के बाद उनके बेटे हाफ़िज़ साद ख़ादम रिजवी साहब उस पार्टी के सरबराह बने। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम की बात करूँ तो उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब ही इस पार्टी के सरबराह थे, मौलाना महमूद साहब। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद उनके बेटे ही इसकी जानशीनी कर रहे हैं। तंजीम इस्लामी को देख लें। पता बात करने वाली यह है कि पार्टियों के अंदर भी, इवन जो मजहबी जमातें हैं और सियासी जमातें हैं, उनके अंदर भी एक डिक्टेटरशिप का, आमरीत का मिजाज और पहलू मौजूद है। तो अगली बात मैं करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है, आर्मी का एक चीफ़ है जिसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, वो भी हमीद गुल साहब के बकौल पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की हुकूमत मुंतखब नहीं करती। इसके भी कहीं से डिक्टेशन आती है, कहीं से मंजूरी आती है। तो वो मंजूरी कहाँ से आती है, वो चाहे यूरोप से आती हो, चाहे अमेरिका से आती हो। हमीद गुल साहब ने तो नाम ले लिया, उन्होंने तो खुल्म खुला कह दिया कि अमेरिका की मर्ज़ी से पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ़ अपॉइंट होते हैं और आर्मी चीफ़ माज़ूल होते हैं, या उन्हें जब सर्विस ख़त्म हो जाती है तो उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती और उनको घर की तरफ भेज दिया जाता है। कहने वाली बात यह है कि ये डिक्टेटरशिप क्यों है, इसका किसको फ़ायदा है। इसका फ़ायदा इंटरनेशनल और लोकल एस्टेब्लिशमेंट को है। वो क्यों, अगर पाकिस्तान की फ़र्ज़ करें एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए पूरी पार्टी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर वो मुस्लिम लीग नून के अंदर या पीपल पार्टी के अंदर जमहूरियत हो, हर बंदे और हर शख्स की शख्सियत का एक वज़न हो, तो फिर पार्टी की राय को मुकद्दम जाना जाएगा। शख्सियत की राय को आप साइड पे भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी की राय को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ख़ुद चाहती है कि पार्टी के अंदर आमरीत हो, डिक्टेटरशिप हो, पार्टी के अंदर जमहूरियत ना हो। उनके लिए पूरी पार्टी को कन्विंस करना मुश्किल होता है, लेकिन एक सिंगल पर्सन को कन्विंस करना आसान है। वो चाहे उसकी गर्दन से पकड़ के, चाहे उसके कॉलर से पकड़ के, चाहे उसके कान से पकड़ के उसको मनाना चाहें, तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी बात मनवा लेती है। लेकिन पूरी पार्टी को मनवाना उनके लिए आसान नहीं है, बल्कि वो तो एक नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून से कुछ चीज़ मनवानी हो, तो सिर्फ़ एक नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब को मना लेंगे तो बाकी सारी पार्टी सरेंडर कर देगी। इसी तरह पीपल पार्टी की बात है, अगर बिलावल भुट्टो साहब या आसफ़ अली ज़रदारी साहब को बात मान लें तो उनके लिए फिर पूरी पार्टी को मनाना आसान है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, तो उनके लिए एक आर्मी चीफ़ को मनाना सिर्फ आसान है, बजाय इसके कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी पाकिस्तानी कौम से को बात करे। तो हमने इसकी मिसालें भी देखी माजी में। एक ज़ियाउल हक साहब को मनवा लिया, रिचर्ड आर्मटेज ने DGISI को फ़ोन किया और जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब को मनवा लिया अपने मखसूस मकासद के लिए। और भी कई सारी ऐसी मिसालें पेश की जा सकती हैं। रिसेंटली जो इमरान खान के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से जो एडवेंचर हुआ है, रजीम चेंज हुआ है, तो वो रजीम चेंज जब हुआ तो साइफ़र इमरान खान साहब को तो नहीं आया, वो प्रेसिडेंट साहब को तो नहीं आया, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो नहीं आया। वो जिसको आया है उसको भी पता है कि उसने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात माननी है, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि मुल्क के अंदर असल ताकत, असल क़ुव्वत, असल रहनुमा और असल कायद कौन है, और उन्हीं को उन्होंने साइफ़र भेजा। तो जो बात करने वाली ये है वो ये है कि डिक्टेटरशिप और आमरीत वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी लेवल पे हो,
वो और किसी भी जगह पे हो, उससे इंसानी माशरे और मुल्क और कौमें तरक्की नहीं करती, बल्कि उनका नुकसान ही होता है। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर तार नज़ीर आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।